हमारे सामने मौजूद स्रोत सामग्री के पहले पन्ने यानी स्लाइड 1 का शीर्षक मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए। इसमें लिखा है भारत, आकार और स्थिति, समकालीन भारतवान, कक्षा 9, भूगोल, अध्याय 1। तो ये हमारे आज के अध्ययन का मुख्य द्वार हो गया। अब मैं स्लाइड 2 की चारों पंक्तियों को एक एक करके पढ़ती हूँ। पहली लाइन है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारी जड़ें बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल। दूसरी लाइन है, पिछले 5 दशकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति हुई है। मतलब सिर्फ पुरानी संस्कृति ही नहीं, नया विकास भी हुआ है। सही कहा। तीसरी लाइन है, कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति। और चौथी लाइन, विश्व इतिहास में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम इन पंक्तियों को आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत एक तरफ अपनी पुरानी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है जो आज भी जीवित है। हाँ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक। जी। और दूसरी तरफ हमने आधुनिक विकास भी उतनी ही तेजी से किया है, चाहे वो खेती हो, इंडस्ट्री हो या फिर नई तकनीक। तो अब इस बात को दृश्य के रूप में भी देख लेते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही दिलचस्प कोलाज। इसमें क्या क्या है? इस चित्र में एक तरफ एक भव्य प्राचीन मंदिर की वास्तुकला है जो हमारी पुरानी संस्कृति को दिखाती है, और दूसरी तरफ आधुनिक रॉकेट, सैटेलाइट, ड्रोन और उन्नत कृषि मशीनरी है। अरे वाह, ये तो पुराने और नए भारत के संगम को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 की तरफ। इसका शीर्षक है स्थिति यानी लोकेशन। हाँ, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। अक्षांश और देशांतर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? सही। और आगे सटीक माप दिए हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अब देखिए, ये जो नंबर है ना, ये बहुत भ्रमित करते हैं, लेकिन यहाँ चित्र में दिखाया गया है ग्रिड यानी जाल वाला भारत का नक्शा। हाँ, नक्शे पर खड़ी और लेटी हुई रेखाएं बनी है। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी घर का सटीक पता उसके पिन कोड से मिलता है ना। हाँ, गली नंबर, मकान नंबर। बस वैसे ही इस विशाल पृथ्वी पर किसी भी देश का सटीक पता इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से चलता है। ये पृथ्वी का पिन कोड है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। अच्छा, अब स्लाइड 4 पर आते हैं। मैं पढ़ता हूँ। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसके साथ ही 2 द्वीपों का भी जिक्र है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक डॉटेड लाइन यानी बिंदुदार रेखा भारत के बीच से गुजर रही है। हाँ, जो गुजरात से होते हुए मिजोरम तक जा रही है। सही पहचाना, यही कर्क रेखा है। और इसी चित्र में बाईं ओर अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप को और दाईं ओर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिखाया गया है। और ये दोनों मैग्नीफाइंग ग्लास वाले गोलों में बड़े करके दिखाए गए हैं ताकि स्पष्ट नजर आए। बिल्कुल। अब स्थिति के बाद भारत के आकार की बात करते हैं। मैं स्लाइड 5 के आंकड़े पढ़ती हूँ। जी बताइए। कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व का हिस्सा 2.4%, स्थान 7वां बड़ा देश। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बार ग्राफ। इसमें रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बार बने हैं। जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। हाँ, और इन सब के बाद 7वें नंबर पर भारत का तिरंगे वाला ग्राफ है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? सिर्फ 2.4% जमीन होने के बावजूद भारत दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभालता है? ये हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता को दर्शाता है ना? बिल्कुल सही। ये बहुत ही गहरा विचार है। आकार में रूस और कनाडा बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर जमीन बर्फ से ढकी है, जहाँ खेती नहीं हो सकती। सही कहा। जबकि भारत की ये 2.4% जमीन नदियों से सिंचित और बहुत उपजाऊ है। हमारी कृषि योग्य भूमि दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। इसीलिए हम इतने लोगों का पेट भर पाते हैं। अब सीमाओं की बात करते हैं। स्लाइड 6 की पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए। इसमें लिखा है स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। और पहाड़ों के बारे में भी कुछ लिखा है ना? जी, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। नवीनतम वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स। हाँ, तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है
नियॉन हरे रंग की आउटलाइन वाला भारत का नक्शा। इसमें जमीनी और समुद्री सीमाओं को अलग अलग पॉइंटर से दर्शाया गया है। अब ये जो वलित पर्वत हैं, यानी हमारा हिमालय, ये भारत के लिए एक प्राकृतिक मुकुट की तरह हैं। ये एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं जो हमें ठंडी हवाओं और बाहरी खतरों से बचाते हैं। और ये नवीनतम इसलिए हैं क्योंकि भूगर्भीय इतिहास में इनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब समय की बात करते हैं। स्लाइड 7 शीर्षक है समय का अंतर और मानक क्या में उत्तर। मैं पढ़ता हूं 2 घंटे का समय अंतराल, यानी टाइम लैग। हाँ, और आगे लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को भारत का मानक समय माना गया है ताकि पूरे देश में एक ही समय रहे। तो इसे समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे नक्शे को बीच से एक लाइन काट रही है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की लाइन है। हाँ, और चित्र में एक तरफ घड़ी बनी है और दूसरी तरफ सूरज निकल रहा है। इसे एकदम बच्चों की तरह समझते हैं। जी, समझाइए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी निकलता है और गुजरात में देर से। दोनों में लगभग 2 घंटे का अंतर है। मतलब जब अरुणाचल में सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो गुजरात में अंधेरा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम अलग अलग घड़ियां रखें तो ट्रेनों और उड़ानों के समय में बहुत दिक्कत होगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए पूरे देश की घड़ियों को एक समान रखने के लिए इस बीच की रेखा का समय पूरे देश का मानक समय मान लिया गया है। ये बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। अच्छा, अब स्लाइड 8 पर आते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। क्या आप जानते हैं? रोचक तथ्य वाला बॉक्स। हाँ, मैं दोनों बातें पढ़ता हूं। पहली बात, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु सन 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया। ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। और दूसरी बात, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। सुएज नहर यानी सुएज कनाल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक तरफ लहरों के बीच एक डूबता हुआ लाइट हाउस है जो इंदिरा बिंदु के जलमग्न होने को दर्शा रहा है। जी। और दूसरी तरफ एक संकरी नहर के बीच से एक मालवाहक जहाज गुजर रहा है। ये सुएज नहर है। सोचिए, 7000 किलोमीटर की दूरी कम होना व्यापार के लिए कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। बहुत बड़ी क्रांति। पहले यूरोप से आने वाले शिप्स को पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर आना पड़ता था, जिसमें कई महीने लग जाते थे। सही कहा। इस नहर ने समय और पैसा दोनों बचाया और भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। व्यापार की बात चली है तो स्लाइड 9 इसी से जुड़ी है। मैं पढ़ता हूं, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है जो पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी एशिया से संपर्क बनाता है। ये भारत की सामरिक स्थिति यानी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को दिखाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है विश्व का नक्शा, जहां सफेद तीरों के माध्यम से भारत से अन्य महाद्वीपों तक जाने वाले समुद्री रास्तों को समझाया गया है। इस नक्शे को देखने से एकदम साफ हो जाता है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहे पर स्थित है। बिल्कुल, एक तरफ यूरोप और अफ्रीका, दूसरी तरफ पूर्वी एशिया। और सिर्फ सामान का ही व्यापार नहीं होता था। स्लाइड 10 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। जी, मैं पढ़ता हूं। विचार, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, दशमलव प्रणाली, वस्तुएं, मसाले, मलमल और व्यापारिक सामान, वास्तुकला, यूनानी मूर्तिकला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का प्रभाव। और अंत में क्या लिखा है? समुद्री मार्गों से पहले भूभागों के दर्रों से प्राचीन यात्री भारत आए थे। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है प्राचीन पांडुलिपियों को, मसालों की बोरियों को और ताजमहल के भव्य गुंबद को। मतलब ये लेन देन दोनों तरफ से था। बिल्कुल, व्यापार केवल सामान का नहीं होता। जब लोग आते जाते हैं तो वो अपने साथ विचार, गणित और कला भी लेकर आते हैं। जैसे भारत ने दुनिया को दशमलव प्रणाली दी। हाँ, और हमने बाहर से यूनानी वास्तुकला सीखी। ये सब जमीनी रास्तों और दर्रों से भी हुआ, समुद्री रास्तों की खोज से बहुत पहले। ये सच में बहुत अद्भुत है। चलिए अब दुनिया से अपने घर के आसपास आते हैं। स्लाइड 11 और 12 हमारे पड़ोसियों के बारे में है। हाँ, जमीनी और समुद्री दोनों पड़ोसी। मैं नाम पढ़ता हूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन जिसे ब्रैकेट में तिब्बत लिखा है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये सब हमारे स्थलीय पड़ोसी हैं। और दक्षिण में समुद्री पड़ोसी हैं श्रीलंका और मालदीव जो लक्षद्वीप के दक्षिण में है।
साथ ही पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी का भी जिक्र है। तो यहाँ दोनों स्लाइड के नक्शों के लिए चित्र में दिखाया गया है कि पीले तीरों के जरिए इन देशों की दिशाएं समझाई गई हैं। हाँ, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में नेपाल और चीन है। और ये जो पाक जल संधि है, ये भारत और श्रीलंका के बीच का एक संकरा समुद्री रास्ता है। इसे इंग्लिश में पॉल्क स्ट्रेट कहते हैं। नक्शे में ये एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अब इन सीमाओं को अच्छे से समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। स्लाइड 13 पर एक एक्टिविटी बॉक्स है। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ सवाल हैं, मैं पढ़ती हूँ। पहला है सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। इसका जवाब है सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत स्पष्ट है। दूसरा सवाल है न समुद्र और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले राज्य, मतलब जो पूरी तरह जमीन से घिरे हैं। हाँ, इसके जवाब है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड। लैंडलॉक्ड राज्य। और तीसरा सवाल पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित केंद्र शासित क्षेत्र। जवाब है दमन और दीव, पुदुचेरी आदि। ये एक्टिविटी छात्रों के लिए नक्शे का अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और स्लाइड 14 इसी अभ्यास को एक कदम और आगे ले जाती है। हाँ, तो राज्यों का वर्गीकरण मैं पूरी टेबल पढ़ता हूँ। पढ़िए। पाकिस्तान से सटे राज्य: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चीन से लगे राज्य: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जी। म्यांमार से सटे: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और बांग्लादेश से लगे राज्य: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए, इन सीमाओं को याद रखना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भौगोलिक राजनीति को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। यानी जियोपॉलिटिक्स। हाँ, कौन सा राज्य किस देश की सीमा से लगा है, ये जानना हमारी सुरक्षा और कूटनीति के लिए बहुत अहम है। सही बात है। अब हम इस अध्ययन सत्र के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। स्लाइड 15 है मानचित्र कौशल, मैप स्किल्स। ये एक चेकलिस्ट है। मैं पढ़ती हूँ। छात्रों को नक्शे पर ये चीजें खोजनी है: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप, कर्क रेखा वाले राज्य, मानक याम्योत्तर, सबसे उत्तरी बिंदु जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, और कन्याकुमारी तथा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। अगर कोई छात्र एक खाली नक्शा लेकर ये सारी चीजें सही जगह मार्क कर सकता है, तो समझ लीजिए उसे ये अध्याय पूरी तरह समझ आ गया है। और आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे शानदार हिस्सा है हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड 16। हाँ, ये एक क्विक रिवीजन माइंड मैप है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि केंद्र में बड़े अक्षरों में भारत लिखा है और उसमें से अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं। बिल्कुल, ये 8 शाखाएं पूरे पाठ का एक संक्षिप्त रिकैप देती हैं। मैं पढ़ती हूँ। पहली शाखा है स्थिति, दूसरी है आकार, तीसरी पड़ोसी, चौथी शाखा है 2 द्वीपीय देश, पांचवी है 7 स्थलीय देश, छठवीं 2 घंटे का अंतर, सातवीं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मानक रेखा और आठवीं है उत्तरी गोलार्ध। सच कहूं तो परीक्षा से एक रात पहले रिवीजन करने के लिए माइंड मैप किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल सही। तो आज के इस बेहतरीन लाइन बाय लाइन अध्ययन सत्र में हमने भारत की पूरी भौगोलिक रूपरेखा को सरलता से समझ लिया है। हर एक तथ्य, हर एक नक्शा। हाँ, अक्षांश देशांतर से लेकर हमारे पड़ोसी देशों तक। मुझे यकीन है कि इन सटीक नोट्स के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी भी व्यक्ति के लिए ये विषय बहुत ही आसान हो गया होगा। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।